हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर ओलिगोजेनिक ट्रेट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो वो अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग होती क्या है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर देखिए कि ओलिगोजेनिक ट्रेट और पॉलीजेनिक ट्रेट के लिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग का क्या प्रोसेस है। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट फॉर द ओलिगोजेनिक ट्रेट। म्यूटेशनल ब्रीडिंग कैसे होती है ओलिगोजेनिक ट्रेट के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ट्रेट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटी है प्लांट की, उसको जो है म्यूटाजन से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद उनकी प्लांटिंग की जाती है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और जो सीड्स होते हैं उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है उन प्लांट्स में से। ये होता है फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में क्या होता है कि 3000 से 4000 प्रोजेनी रो में बी ग्रोन। ठीक है, आपने सीड्स हार्वेस्ट किए थे फर्स्ट ईयर में, उसके बाद 3000 से 4000 प्रोजेनी को ग्रो कराया जाता है अलग अलग रो में। उसके बाद हर एक रो में से जो भी प्लांट्स हैं उनके सीड्स को क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है सेपरेटली। उन सीड्स को जिसमें हम देख रहे हैं कि म्यूटेंट एलील है, यानी कि म्यूटेशन इंड्यूस हुई है। उसके बाद क्या करते हैं थर्ड ईयर में ऐसे करते हैं, जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे उनकी प्रोजेनी रो को ग्रो कराया जाता है थर्ड ईयर में। अब सेलेक्ट किया जाता है कि जो सुपीरियर म्यूटेंट लाइंस हैं जिनके अंदर म्यूटेशन अच्छे से हुआ है उनको तो हार्वेस्ट कर लिया जाता है बल्क में। अगर वो होमोजीनियस नेचर के हैं तो, हेट्रोजीनियस नेचर के हैं तो बल्क में नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअल प्लांट करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं म्यूटेंट लाइन को हार्वेस्ट करेंगे जो सुपीरियर होंगे। लेकिन अगर ऐसे प्लांट जिनके अंदर म्यूटेशन कम देखने को मिल रहा है, जिनके अंदर म्यूटेंट रो इंफीरियर है, पुअर है, तो उनको हम मतलब अलग करेंगे। ठीक है, फोर्थ ईयर में क्या है, M4 में देखिए प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल कंडक्ट होंगे ताकि सुपीरियर लाइन को ही सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, एज अ चेक। उसके बाद M5 टू M7 क्या है कि रिपीटेड ट्रायल्स लगाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और जो भी सबसे आउटस्टैंडिंग वैरायटी होगी फाइनली लास्ट में उसको रिलीज कर दिया जाएगा एज अ न्यू वैरायटी, कि अभी एक न्यू वैरायटी है वेल अडेप्टेड, और उसके सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस था म्यूटेशनल ब्रीडिंग फॉर द ओलिगोजेनिक ट्रेट्स। ओलिगोजेनिक ट्रेट्स कौन सी होती हैं, ऐसी ट्रेट्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि ओलिगो मतलब होता है कम, और जेनिक मतलब जीन्स, कम नंबर ऑफ जीन्स में से लेस नंबर ऑफ जीन्स जो है उस ट्रेट को, उस करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ट्रेट या वो करेक्टर कहलाएगा ओलिगोजेनिक ट्रेट। ठीक है, यानी कि कम नंबर ऑफ जीन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब लार्ज नंबर ऑफ जीन्स उस ट्रेट को, उस करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए उसको पॉलीजेनिक कहा गया है। म्यूटेशन ब्रीडिंग फॉर द पॉलीजेनिक ट्रेट क्या होता है, M1 और M2 जो जनरेशन है, ठीक है, यहां तक तो सेम तरीके से ग्रो कराया जाएगा प्लांट को जैसा ओलिगोजेनिक ट्रेट के केस में कराया जा रहा था। M1 M2 जनरेशन तक जो ग्रो कराया जाएगा सेम तरीके से कराया जाएगा, सीड्स की हार्वेस्टिंग कर लेंगे सेपरेटली। उसके बाद क्या होगा, जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी है, ठीक है, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी रोज जो हैं उनको सेलेक्ट करेंगे M2 में, और उनको सेलेक्ट करेंगे और M2 में ग्रो कराएंगे। ठीक है, सॉरी M1 और M2 मैंने बताया ना, जैसे उसमें किया था वैसे ही कराया। उसके बाद सीड्स की हार्वेस्टिंग कर ली और उनकी प्रोजेनी को फिर ग्रो कराया, उसमें से जो फर्टाइल और विगरस और मतलब नॉर्मल लुकिंग प्लांट्स होंगे उनको हार्वेस्ट किया। उसके बाद थर्ड जनरेशन जब आएगी तो थर्ड ईयर में क्या करेंगे, जो सेलेक्टेड प्लांट्स थे उनको ग्रो कराया। ठीक है, उसमें से सुपीरियर प्रोजेनीज को सेलेक्ट कर लिया, सुपीरियर प्रोजेनीज को सेलेक्ट कर लिया, मेन पॉइंट यही है थर्ड ईयर में। उसके बाद क्या होगा, प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स चलेंगे, या फिर आप कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन ट्रायल्स, जिसमें क्या करते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ जनरेशन, कितने जनरेशन तक आप करा रहे हैं, जहां तक कि आके जो वो प्रोजेनी है वो होमोजीनियस नेचर की हो जाए, और उसके बाद जो है उसमें से आउटस्टैंडिंग प्रोजेनीज को सेलेक्ट करके एज अ न्यू वेराइटी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ देखिए, प्री सोकिंग मतलब जैसे कि सीड्स हैं तो उनको पहले म्यूटाजन से ट्रीट कराने से पहले उनको वाटर में सोक करके रखते हैं, ताकि क्या हो जाए, केमिकल म्यूटाजन से जब हम ट्रीट कराएं तो वो इजीली उसके ऊपर अपना इफेक्ट डाले, सीड के ऊपर वो जो म्यूटाजन है इजीली इफेक्ट डाले, ताकि
क्योंकि अगर सीड जो है वो इनर्ट होगा, डॉर्मेंट होगा, तो उसमें फिर इफेक्ट नहीं आएगा। तो पहले प्री सोकिंग करनी पड़ती है ताकि मेटाबॉलिक स्टेट में आ जाए वो सीड, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाए, इसीलिए उसको पहले से सोक करके रखते हैं वाटर में। और व्हेन दे आर रिलेटिवली मोर सेंसिटिव टू म्यूटाजेनिक एक्शन, ठीक है। ऐसे रिकरेंट इरेडिएशन, मतलब अगर इसमें क्या होता है, बहुत सारी जेनरेशंस तक रेडिएशंस देते रहते हैं ताकि म्यूटेशन इंड्यूस हो जाए, ठीक है। एक रैंडम सैंपल ऑफ सीड लिया M1 में से, और उसमें फिर क्या किया, उसको हमने ट्रीट करा उस सीड को, ठीक है। अब डोज ऑफ म्यूटाजन कितनी होगी, मतलब कितना रेडिएशन देना है। अगर तो एक सिंगल ट्रीटमेंट देना है, मतलब एक ही बार उसको रेडिएशन देना है, तो उस टाइम तो ज्यादा चाहिए होगा थोड़ा सा, है ना, डोज ऑफ म्यूटाजन। लेकिन अगर रिकरेंट ट्रीटमेंट है, थोड़ी थोड़ी देर टाइम पीरियड पे देना है ट्रीटमेंट वो म्यूटाजन का, तो फिर लोअर डोज भी हो सकती है, ठीक है। और लेकिन अगर जैसे आप बार बार रेडिएशन दे रहे हैं, 4 to 5 जनरेशन तक अगर दे दिया रिकरेंट रेडिएशन, तो फिर उसकी हैंडलिंग ऐसी होगी जैसे सिंगल ट्रीटमेंट में होती है। गामा गार्डन क्या है, गामा गार्डन मतलब है कि जैसे कि मतलब गामा गार्डन आप समझिए कि गार्डन जिसके अंदर गामा रेडिएशंस प्रोवाइड करी जा रही हैं प्लांट्स को। बाहर के जो प्लांट्स हैं, गामा गार्डन के बाहर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके ऊपर रेडिएशन की वजह से कोई डैमेज ना हो, इस वजह से इस गामा गार्डन की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही हाई और बहुत ही थिक होती हैं। पर्पस क्या है इस गामा रेडिएशन देने का प्लांट्स को, प्लांट्स की जो डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उसमें उनको गामा रेडिएशंस दी जाती है, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए दी जाती है। क्या जो गामा गार्डन होता है इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, और उसके सेंटर में क्या होता है, गामा रेडिएशन का सोर्स रखा जाता है। इन द सेंटर ऑफ गामा रेडिएशन सोर्स रखा जाता है जहां से गामा रेडिएशंस आएंगी। इन द सेंटर ऑफ गामा गार्डन, गार्डन के सेंटर में रखा जाएगा वो सोर्स जिसमें से रेडिएशन आएंगी। उसके बाद क्या होगा, प्लांट्स को ऐसी जगह पे रखा जाएगा कि कितनी इंटेंसिटी उसको चाहिए और क्या उसकी ग्रोथ हैबिट है और कितनी इंटेंस रेडिएशन उस प्लांट को चाहिए। उसके बाद जो गामा रे सोर्स है इट मे बी यूज्ड फॉर इरेडिएशन ऑफ सीड्स एंड अदर प्रोपेग्यूल्स। फर्स्ट जो गामा गार्डन बना था वो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क यूएसए में था, और फर्स्ट गामा गार्डन जो इंडिया में है वो कैलकाटा एट बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कैलकाटा में है, वहां पर फर्स्ट गामा गार्डन इंडिया का फॉर्म हुआ था। सो डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस क्या होता है, देखो जब म्यूटेशन को इंड्यूस करा रहे हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी, कैसे बहुत सारे म्यूटाजन को, डिफरेंट म्यूटाजन को एक ही टाइम पे यूज कर रहे हैं, या तो एक एक करके सिंगली या फिर कॉम्बिनेशन में। और म्यूटेशन इंड्यूस कराने के बाद बिफोर द म्यूटेशन, आफ्टर द म्यूटेशन, ड्यूरिंग द म्यूटेशन, क्या है कि डिफरेंट एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट रखा गया है, तो उसको चेंज करके फिर डायरेक्ट म्यूटाजेनेसिस इस तरीके से होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड मैक्रो और माइक्रो म्यूटेशन, जो भी म्यूटेशन इंड्यूस होगा उसको 2 वेज में यूज कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट उसको एज अ वेराइटी यूज कर सकते हैं, जिस भी प्लांट में म्यूटेशन हुआ है उस प्लांट को एज अ वेराइटी यूज कर ले। सेकंड थिंग क्या है, उस प्लांट को एज अ पेरेंट यूज कर सकते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स। So this was enough for today. In next lecture we will study about application of mutation breeding and limitations of mutation breeding. उसके बाद mutational breeding chapter यहाँ पर topic close हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हम देखेंगे हाइब्रिड विगर, हम शायद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।